नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ढेर हुए दिग्गज। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इनमें जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें तो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्रियों की हैं और परिणाम तो लोकसभा चुनाव के आए नहीं। दरअसल खुद की पुख्ता जमीन और जनाधार का दावा करने वाले सरकार के कई चेहरे इस बार अपने विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त नहीं दिला पाई जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर पद पाकर कद तो हासिल कर लिया और जातीय छत्रपों की जमीन भी खिसकती नजर आई है। इसके चलते बीजेपी इन मंत्रियों के क्षेत्र वाली सीटें या तो हार गई या फिर काफी संघर्ष के बाद उसे जीत मिली है। आलम यह रहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी सरकार के 16 मंत्री अपनी विधानसभाओं में फेल हो गए। फेल, जी हां, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी लोकसभा सीट जिताने की, लेकिन फेल हो गए। इन 16 मंत्रियों की दास्तान देख बीजेपी के दिग्गज भी दंग हैं कि वो अपने घर को भी नहीं बचा पाए। इन 16 मंत्रियों की विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी ही चुनाव हार गए, जिनमें कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, आंवला विधानसभा से धर्मपाल सिंह जैसे 16 नाम शामिल हैं। अब समझिए आप इस कहानी को बकायदा, और आपको हम बताएंगे कि नाम कौन कौन से हैं और क्यों, जब इन्होंने साख दांव पर लगाई लेकिन वो मिट्टी में मिल गई। आज की चर्चा इसी पर करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद अब अलग अलग तरह के समीकरण बनाए जा रहे हैं। एक समीकरण है कि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अब कोई मंत्री पद नहीं बचा है। ऐसे में जो प्रत्याशी जीते हैं उनकी आस बंध गई है। सभी के नामों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में बीजेपी के हाथ से बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा फिसल गया है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति भी हार चुकी है। ऐसे में उन्नाव के साक्षी महाराज, अकबरपुर के देवेंद्र सिंह भोले, फर्रुखाबाद के मुकेश राजपूत लगातार तीसरी जीत को लेकर चर्चा में हैं। कन्नौज इटावा बेल्ट में भी बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। फर्रुखाबाद सीट ही पार्टी किसी तरह बचा पाई है। ये बिंदु भी मुकेश राजपूत के नाम को मजबूत कर रहा है। वहीं देवेंद्र सिंह भोले और साक्षी महाराज का नाम भी मंत्री पद के लिए चर्चा में है। इतना ही नहीं, झांसी से जीते अनुराग शर्मा भी बुंदेलखंड में अकेले जीतने की वजह से मंत्री पद पाने के लिए गिने जा रहे नामों में आगे हैं। जिस तरह से यूपी ने बीजेपी को झटका दिया है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व बरकरार रहेगा या नहीं। मोदी सरकार 2.0 में यूपी से 13 मंत्री बनाए गए थे। कई जगह दावा किया जा रहा है कि इस बार यूपी के कम सांसदों को मंत्री पद का तोहफा मिल पाएगा। लेकिन मसला सिर्फ इतना ही नहीं है। बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के गिरने के बाद अब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल और संगठन में बदलाव होने की संभावना जताई जाने लगी है। सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव पहले किए जाएंगे और फिर प्रदेश में बदलाव किए जाएंगे, जिसमें यूपी सरकार के 2 मंत्री सांसद बनाए गए हैं। और 5 जून को हुई एनडीए की बैठक में यूपी की अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी तो मौजूद थे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद नहीं दिखे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इन दोनों से अलग अनुप्रिया पटेल और जयंत चौधरी के अलावा यूपी में ओपी राजभर और संजय निषाद की प्रदेश सरकार में सहभागिता पर मंथन हो सकता है। संजय निषाद तो कह रहे हैं कि हम हारे बीजेपी के बड़बोले बयानों की वजह से। मुहिम नहीं आ रहे हैं, बहुत उत्तर प्रदेश में कई सीटें हम लोग आ रहे हैं। हमें लगा कि हम लोग पहली बात तो कि एक तो उत्साह कि हम जीत रहे हैं, तो एक सीट नहीं जीतेंगे, तो उनके लोगों ने उस उदासीनता और निष्क्रियता रही।
और आपस में लोग जिन्हें टिकट नहीं मिला था, टिकट मांगने वाले हैं, वो अपने हिसाब से काम करते रहते। दूसरा रहा कि जब विपक्ष में नैरेटिव सेट किया और आरक्षण के नाम पर जो 23% SC वर्ग था, तो उसमें जो नाम जाटो थे उनके अंदर पूरा भय पैदा किया और भय पैदा करके उसके वोट को मूव कराया। और पिछड़ी जातियों में भी इस तरीके का हुआ। प्लस हम लोग जो विकास किए थे, जो अच्छे काम किए थे, उसको लोगों को समझाने में नाकामयाब से उस 400 पार को उन लोगों ने अपने हिसाब से उसके खिलाफ उसको कि जो आरक्षण खत्म करने का भय दिखाया, और भय दिखाकर विपक्ष ने नैरेटिव सेट करके निश्चित रूप से वो मुद्दा था और उसकी वजह से बहुत सी था। सवाल बीजेपी की हार का भी है और राज्य मंत्री सुनील भरारा की उन बातों का भी है जिसमें वो हार का कारण भीतर घात और टिकट वितरण में कमियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां हमें नुकसान होता दिख रहा है वो टिकट वितरण है। वो उसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से उस पर विचार करेगा और उस विचार के अनुरूप जो है समीक्षा होगी। वो जहां है उसका निश्चित रूप से ये उम्मीद से जाते हैं। इसकी कल्पना हम लोगों ने भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश मेरा अपना राज्य है, तो मैंने निश्चित रूप से ये विश्वास नहीं था और इतना भरोसा भी नहीं था कि इस प्रकार से ये रिजल्ट आएगा। वहाँ हमारे जो आशा के अनुरूप और जो जनता ने मैंडेट दिया, मैं उसका स्वागत भी करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है कि इन मसलों के बीच बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे वो कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जाहिर सी बात है, स्थितियां कई हैं और उन स्थितियों के बीच में बड़ी बड़ी बात जो है वो ये है कि आखिरकार किन परिस्थितियों के अंदर जो बड़े बड़े लोग जो जिम्मेदार थे, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी चुनाव में जितवाने की और जो प्रदेश की सरकार में मंत्री थे, वो फेल कैसे हो गए। इतना ही नहीं, बड़ी बात यह भी है कि एक तरफा अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी कई सीटें रही जहां पर बीजेपी एक तरफा हार गई। चर्चा संजय निषाद के उस बयान की भी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि 400 पार का नारा ही अति उत्साह वाला था, जिसमें हम हार गए। संजय निषाद के उस बयान की भी बात जिसमें उनका कहना है कि दरअसल ओवर कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया। जब उनसे कहा कि आप सीट हार गए तो बोले हम अकेले एक सीट कहां आ रहे हैं, हम कई सीटें आ रहे हैं। बात उन पर भी हो। कुल मिलाकर सवाल अहम है कि जो दिग्गज ढेर हो गए, सिर्फ वो दिग्गज नहीं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, वो दिग्गज जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जितवाने की, वो भी ढेर हो गए। अगर लोकसभा कैंडिडेट बीजेपी के नहीं जीते तो दरअसल जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं बल्कि वो भी होने चाहिए जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्हें जिताने की, लेकिन वो ढेर हो गए। और इनमें उत्तर प्रदेश की सरकार के 16 मंत्री भी हैं। चर्चा कई चीजों की है, चर्चा रही सरकार के मंत्रियों की भी है, चर्चा बदलाव की भी है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ रतन तिवारी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी, कांग्रेस की युवा आवाज है। और हमारे साथ अंकुर सक्सेना भी जुड़ गए हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अशोक तिवारी जी भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी। सबसे पहले अविरल मलिक आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, अब जो होना था वो हो गया, अब लेकिन कहा जाता है कि आगे बढ़िए, नई चीजों पर बात करिए, लेकिन समझदार वो होता है जो पुरानी गलतियों से सीख लेता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की सरकार के 16 मंत्री, प्रदेश की सरकार के 16 मंत्री जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जीत दिलाने की, लेकिन वो 16 के 16 मंत्री फेल हो गए। उनकी सीटों पर, ज्यादातर सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी हार गए और कुछ सीटों पर
बहुत कम अंतर से, बड़ा मुश्किल से जीत पाए हैं सर, बड़ा मुश्किल से। तो मेरा सवाल सर ये कि जब बात बदलाव की हो रही है, और वो तो हो ही रहा है, अब जब नई केंद्र में सरकार बनेगी तो वो सब चेहरे थोड़ी ना होंगे जो पुरानी कैबिनेट में थे। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की भी है, तो यहां पर क्या सोच रहे हैं आप, और सोचने की जरूरत है कि नहीं? संजय निषाद का बयान आपने सुना होगा। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, चर्चा हर विषय की होनी चाहिए, और जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, तो विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से झूठ फैलाने का कार्य किया गया, और उसके साथ साथ एक वर्ग का साथ, एक वर्ग के विकास की इन्होंने बात को बढ़ावा दिया, उस विषय को भी देखना अत्यंत आवश्यक होगा। और दूसरी ओर हम हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे, और उसके साथ साथ चर्चा इस विषय पर भी की जानी चाहिए कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त दिल्ली का निर्माण हो गया, कांग्रेस मुक्त, नहीं, ये तो क्या हो गया, कांग्रेस मुक्त तो छोड़ दीजिए आप उत्तराखंड का, अब इस बात को तो कहिए मत। देखिए, अच्छा नहीं लगता है सर। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने झूठ फैलाया, और हमने सबका साथ सबका विकास की बात कही। 2014 और 2019 इसी उत्तर प्रदेश की जनता की आपने दिल खोलकर तारीफ की कि उत्तर प्रदेश की जनता है, ये जो वोट करती है बहुत समझदारी से करती है, और देखिए इसने वोट किया, तो इस बार आपको प्रदेश की जनता की तारीफ तो करनी पड़ेगी। इस बार वो मूर्ख थोड़ी ना हो गई। जनता को गुमराह करने का प्रयास, अरे तो आप थे ना सही रास्ते पर लाने के लिए, क्यों नहीं ला पाया? किया गया, और रतन जी मुस्कुरा रहे हैं और इस बात को स्वीकार रहे हैं। भाई, उनके मुस्कुराने के दिन आ गए, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मुस्कुराने के दिन नहीं आए हैं। देखिए, 99 सीट 100 से भी कम पर, आप 44 पर हंस रहे थे सर जब 2014 में आई थी। मुस्कुरा रहे हैं 98, 99 पर, ये कौन सी मुस्कुराहट का आखिर? सर आप 243 पर आ गए सर। तो ये तो 100 का आंकड़ा भी नहीं कूद पाए, ये तो 100। अब ये देखिए, बड़ी बात है ना सर, इस पर तो हम खुश हो जाए, इस पर तो हम खुश हो जाए, सामने वाले के कम नंबर आए हैं, लेकिन हमारी भी कम है, लेकिन उससे ज्यादा है, तो ये तो देखिए आप खुश हो जाइए, अच्छी बात है। सरकार आ गई है, मेरा कहने का मतलब सर ये है, मोदी जी के ऊपर विश्वास जताया है। अविरल जी, एक सवाल और जोड़ता हूं, फिर जवाब दीजिएगा, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि समय की कमी रहती है, आधा ही घंटा होता है। अविरल जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने एक बात कही कि दरअसल नरेंद्र मोदी तो पीएम बनेंगे नहीं, क्योंकि वो उम्र वाली जो बीजेपी की गाइडलाइन है वो आड़े आ जाएगी। खैर, आपने उस बात का खंडन कर दिया और पुरजोर से कर दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बात कही, उसका खंडन आपके किसी नेता ने नहीं किया। जी देखिए, आपको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने आज अरविंद केजरीवाल जी का नाम कम से कम लिया, क्योंकि जब से ये नतीजे आए हैं उसके बाद कोई अरविंद केजरीवाल जी का नाम लेने अरे हम उन पर चर्चा क्यों करें? चर्चा वाली बात पर करेंगे ना सर, आपको खंडन करना चाहिए था उनकी बात का। जी जी बिल्कुल। देखिए, इनकी 3 सीट आती है पूरे देश में, आम आदमी पार्टी की 3 सीट पूरे देश में मिलाकर आती है। सर अपनी बात को भी नहीं समझ लेना चाहिए। अपनी बात सर कीजिए, सही मुद्दे की बात होगी। पार्टी और अरविंद केजरीवाल का फैक्टर अपनी बात में 0 दिल्ली में आते हैं। अपनी बात सर, अपनी बात कीजिए ना। आप खंडन नहीं कर पाए और एक गलत संदेश चला गया आपकी जनता के बीच कि आप योगी जी को हटा दें। संदेश कहां से गया? नहीं, केजरीवाल जी का कोई संदेश ही नहीं गया, और वो उनके नतीजों में दिख रहा है। 3 सीट इनकी कुल आती हैं, 7 में 0 हो जाते हैं। दिल्ली में केजरीवाल का फिनिश हो गया। आपको पता है, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लें, कल लें, परसों लें, उसके बाद लें, जब भी लें, लेकिन आपका मन जानता है कि अब उस तरह की सरकार नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बधाई के हकदार है तिवारी जी, अशोक तिवारी जी और रतन तिवारी जी, आप दोनों लोग को बहुत बहुत बधाई। अशोक तिवारी जी, समाजवादी पार्टी ने तो जो कमाल किया उत्तर प्रदेश के अंदर, खैर वो काबिल तारीफ है, और मेरा ये मानना है, आप हालांकि से बात से सहमत नहीं होंगे, कि जो लोग अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाते थे उन सबके मुंह बंद हो गए, और राजनीतिक समझ पर सवाल उठाते थे उन सबके मुंह बंद हो गए, और यूपी के जो 2 लड़के थे जिनकी बात की जाती थी उनकी जोड़ी चल गई। खैर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकार कर लिया, और 2012 के बाद अखिलेश यादव पहला ऐसा मौका आया जब उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए। सर सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश वासियों का, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने हमें बहुत समर्थन किया,
हमें बहुत मतदान किया और उन्हीं के बल पर हम आज कुछ हैं। सच्चाई यह है कि अखिलेश यादव जी की नीतियों पर आस्था व्यक्त किया, उनके विकास पुरुष के शरीर पर। सर ये सरकार वाली बात और बता समर्थन दीजिएगा, जो अखिलेश जी। यादव कह रहे हैं कि अभी उम्मीद मत तोड़िए, उम्मीद बाकी है। जी जी जी, देखिए सरकार की बात जहां तक है, 240 या 41 सीटें हैं भाजपा की कुल मात्र, जो कि 272 से बहुत कम है। और यही हैसियत है भाजपा की कुल मिला करके। 2014 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी, 19 में भी पूर्ण बहुमत सरकार बनी थी। अब इनकी हैसियत खत्म हो गई है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की हैसियत तो अब बची ही नहीं है। भाजपा में भी लोग नया नेतृत्व खड़ा करेंगे, नई नई मुसीबतें खड़ा करेंगे इनके सामने। और जहां तक सवाल सरकार बनाने का है, सरकार तो टिकी हुई है समर्थन पर। अब समर्थन किसको कितना जाता है ये यार भविष्य बताएगा। 2014 के पहले सर तो सरकारें ऐसी ही चलती थी तिवारी जी। ये 2014 से तो इन्होंने एक ट्रेंड सेट कर दिया था, जो राजनीति जी। का एक उस समय जब नेहरू और इंदिरा जी राजनीति करते थे, उसके बाद पहले ऐसा मौका आया जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, वरना सरकारें तो ऐसी ही चलती थी सर। 10 साल यूपी की सरकार भी आपके भरोसे चली थी, आप बाहर से समर्थन देते रहे, धक्का देते रहे, तो चलती रही। जी भाई, अजितेश जी पे बहुत संक्षेप में, आपका समय कम है, मैं संक्षेप में बात कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो रवैया है, जो तरीका है, वो तरीका इस पर फिट नहीं बैठता है। वो लोगों को साथ लेके चल नहीं पाएंगे, उन्हें कोई पसंद नहीं करता है, उनकी कार्यशैली फूटी आंख नहीं देखा जाता है। हाँ कोई भी, चाहे एनडीए के घटक दल हो, हाँ। ये एनडीए के घटक दल भी उन्हें बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे। ठीक है, ये समस्या है। ठीक है, ठीक है। जी। रतन तिवारी जी आपके पास आऊंगा। आप, मैं शायद अभी सवाल तो नहीं कर रहा आपसे, इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे बता आप तैयार बैठे हैं अविरल मलिक को सुनने के बाद जवाब देने के लिए। सबसे पहले आपको बधाई हो, मुबारक हो। हम लोगों ने काफी चर्चाएं की और परिणाम आ गया है, और परिणाम के बाद हम और आप पहली बार ये चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू करिए सर। ये जो पूरी स्थिति बनी है, इस परिस्थिति के बीच में सबका सवाल ये है कि खड़गे साहब ने ये तो कह दिया कि अभी इंतजार करिए, कुल मिलाकर अभी हम विपक्ष का रोल निभा रहे हैं, लेकिन इसके आगे क्या? देखिए अजितेश जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, दोनों मित्रों, तीनों मित्रों को प्रणाम करता हूं। मैंने आपके चैनल पे हमेशा से बेबाकी से अपनी बात रखी। हमने आपको बार बार कहा था आपके चैनल पे और अन्य चैनलों पे कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो हवा चल रही है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल जो है वो बहुत अलग तरीके का है। और मैंने महाराष्ट्र का जिक्र आपके सामने बार बार किया था कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार शिवसेना को तोड़ी गई, जिस प्रकार शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, सहानुभूति वोट उनके साथ खड़ा है। और हमने बिहार में भी लगातार बात की, लेकिन मैं देश के मतदाताओं को अपने स्तर को झुका के नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं कि देश का जो जनादेश है, देश का जो मिजाज है, वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ है। भले से हम बहुत पीछे रह गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट से लाके 240 पे पटकने का काम इस देश की महान जनता ने किया। ये 99 का आंकड़ा बता रहे थे, मैंने दुरुस्त कर दूं, महाराष्ट्र में एक सीट है सांगली, जो कांग्रेस के विशाल पाटिल हमारे बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनके भाई साहब प्रतीक पाटिल केंद्र में मंत्री थे, वो टिकट मांग रहे थे, पार्टी गठबंधन की वजह से सीट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ गए और वो चुनाव जीत गए हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ हैं। हाँ। बिहार में पूर्णिया हमने जीती है। ऐसे तो सर फिर 5-6 इनकी भी बढ़ाई देनी चाहिए रतन भाई, ऐसे तो इनकी 5-6 सीटें तो बढ़ी जाएंगी, ये भी 250 छू लेंगे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि अविरल मलिक जी जो बोल रहे थे गुमराह किया गया। गुमराह तो यह लोग कर रहे थे जितेश जी, यह लोग देश को, इस देश की जनता को भगवान श्री राम के नाम के सहारे वोट मांग रहे थे, लेकिन भगवान श्री राम ने अपनी आंखों को खोल के इनको अयोध्या के अंदर भी भस्म कर दिया और अयोध्या की अविरल जी ओवर टू यू। उसके बाद अंकुर जी आपके पास आ रहा हूं मैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविरल जी से जवाब ले लेते हैं अयोध्या को लेकर। रतन भाई जरा जब पूछ लेते हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए अविरल भाई, उसके बाद अंकुर जी के पास चलूंगा। अविरल जी आवाज आ रही है?
नहीं आ रही, कोई बात नहीं, उनके साथी बैठे हैं ना जवाब देने के लिए। अंकुर जी स्वागत है बहुत बहुत, आपको भी मुबारकबाद। लगभग 10 साल बाद आप केंद्र सरकार का हिस्सा हो रहे हैं, और जाहिर सी बात है कल जयंत चौधरी बैठक में मौजूद थे तो मंत्री भी बन रहे होंगे कोई ना कोई। अजितेश जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की जनता और साथ में भारतवर्ष की आम आवाम को एक बार पुनः हार्दिक आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनके मताधिकार के प्रयोग से इतने बड़े विवेकपूर्ण तरीके से मत का प्रयोग किया है, उसके आधार पर एक बार पुनः मोदी सरकार या एनडीए की सरकार जो है तीसरी बार देश की सत्ता में सत्तारूढ़ होने जा रही है। लेकिन जहां तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है, हाँ। निश्चित रूप से पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से, हाँ। प्रवक्ता नहीं, एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से प्रत्येक राजनीतिक दल का ये कार्यकर्ता चाहता है कि हाँ। उसके केंद्रीय नेतृत्व को हाँ। सत्ता में सहभागिता प्राप्त हो ताकि वो जन नीतियों को लागू ठीक है। कर सके। और अंकुर जी इसे कैसे करेंगे, अंकुर जी इसे कैसे करेंगे जब खीरी सीट पर अजय मिश्र टेनी चुनाव लड़ते हैं, गृह मंत्री उनके लिए प्रचार करते हैं और वो ये सीट हार जाते हैं? आपको कारण समझ में आता है वो क्यों हार जाते हैं? अजितेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय ज्यादा स्पष्ट कर सकेंगे। मेरी पार्टी का जो पहले स्टैंड, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। जब आपने टेनी की सीट की बात की है तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, उसी सीट को लेकर जब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय चौधरी जयंत सिंह जी से प्रश्न पूछा गया था कि आप प्रचार करने जाएंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूं और मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। जब वो खुद ये बात आपके स्पष्ट रूप से बोले थे और आपके सम्मानित चैनल पर चली थी, जो सीट को लेकर इतने समय पहले अंकुर भाई भी इतने समय पहले किसानों ने आंदोलन किया और काफी समय तक जो है वो बैठे रहे सड़कों पर और खामोशी से बाद में चले गए। आपको हार का कारण क्या वो भी लगता है? हार का कह सकते हैं या ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरह से आधे से कम सीटों पर जो समेट गई आपका गठबंधन, बीजेपी, आरएलडी, संजय निषाद की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, ये सर कारण रहा कि नहीं रहा? नहीं अजितेश जी, देखिए आप ये इसको दूसरे रूप में लीजिए। हाँ। जो सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिली थी, राष्ट्रीय लोकदल का अपना 100% रिजल्ट रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब पश्चिम से आप बात करते हैं, हम लोगों को लास्ट मूवमेंट पे भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में घटक दल के रूप में हम लोग सम्मिलित हुए थे। ऐसी स्थिति में जब हम लोगों ने जितना सपोर्ट किया, आप देखिए पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ रही है, हमारी सीटें भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ी हैं। लेकिन जो घटनाक्रम परिवर्तित हुआ है तो जनता है, मैंने आपके सम्मानित चैनल पे पुनः एक बात कही है कि जनता बहुत विचारशील है, जनता का विवेक है और जनता ने हमको केंद्र की सत्ता में 290 के साथ में केंद्र की सत्ता में आज की डेट में एनडीए को फिर से एक बार सत्तारूढ़ किया है। हाँ। नुकसान हम तब मानते जब हम 272 का आंकड़ा नहीं पा पाए होते। हमने, हमारा एनडीए एज अ पार्ट ऑफ एनडीए के हमने 290 का आंकड़ा नहीं छुआ। नहीं आपने कर लिया, बिल्कुल अच्छी बात है, कर लिया। मैं बस हार का कारण जानना चाह रहा था। रतन भाई एक सेकंड में आ रहा हूं। अवरल जी हमारे साथ जुड़ गए। अवरल जी आपने सुन रहे होंगे रतन भाई जब बोल रहे थे, आप अयोध्या का भी उन्होंने जिक्र कर दिया। मेरा सवाल कुल मिलाकर यह भी है कि हम जिन की जिम्मेदारियों की बात कर रहे हैं, इन पर यह मंथन कब होगा और मंथन के तौर पर जो उसका फल है वो निकल कर कब आएगा? क्योंकि हार पर देखिए समीक्षा तो होनी चाहिए और मुझे लग रहा है कि बीजेपी में होने भी लग गई होगी। नहीं देखिए, रतन तिवारी जी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये हारा हुआ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो रतन तिवारी जी को आखिर उत्तर देना चाहिए कि ये इतने प्रसन्न क्यों हैं? इनकी 100 सीटें भी नहीं आई है, उसके बाद भी ये बहुत अजीब बात है। मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ, हमारी अगर आप आदेश करें तो मैं जवाब दे दूं। एक सेकंड, सरकार बन गई, पूर्ण बहुमत की सरकार। अरे सर वो पूछ रहे थे कि अयोध्या कैसे हार गए, वो ये पूछ रहे थे। 300 सीटें हम जीत गए। वो ये पूछ रहे थे अयोध्या कैसे हार गए थे आप? नहीं, आखिर इनसे पूछना चाहिए ना। ये तो राज्य हार गए, हिमाचल ये हार गए, उत्तराखंड हार गए, गुजरात नहीं हार उत्तर गए, प्रदेश, छत्तीसगढ़ हार गए, ये बहस उत्तर प्रदेश की है हार सर, गए। यूपी की आवाज सर, उत्तर प्रदेश। ये बड़ा मतलब आप भी अप्रत्याशित परिणाम है आपके लिए भी है ये अयोध्या वाला, है ना? देखिए अब की बार 80 में 80 आएगा, अगले चुनाव में आप ठीक है, वो आगे की बात है। लेकिन अगर आप सही से
इसको एनालिसिस कर ली, एक लिस्ट है मेरे हाथों में ये 16 मंत्रियों वाली, इसको अगर आप कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है, और अगर एक निचोड़ निकाल लेते हैं तब तो ऐसा हो पाएगा ना। रतन भाई जवाब दीजिए। अब देखिए, धन बल का प्रयोग किया गया, एजेंसियों का प्रयोग किया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री गली गली घूम रहे थे, अमित शाह घूम रहे थे, भगवान श्री राम के सहारे चल रहे थे, तमाम ताकत के बावजूद ये 240 पे सिमट गए, उत्तर प्रदेश में बहुत पीछे रह गए, और अविरल मलिक जी कह रहे हैं कि आगे हमें 80 का 80 सीट जीत लेंगे। अरे जितेश जी, मैं इनसे पूछता हूं, मैं हाथ इसलिए रहा था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आज भी है, और मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि चंद्रबाबू वही चंद्रबाबू नायडू हैं जिन्हें जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन्हें भ्रष्टाचारी बताने का काम भारतीय जनता पार्टी किया। यही नीतीश कुमार है जो कह रहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। वो नीतीश कुमार है, उनका पलटू नाम अगर किसी ने नाम रखा था तो ये भाजपा के लोगों ने रखा था। और जयंत चौधरी जी, वो चवन्नी उनकी पलटती नहीं है, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 महीने का इंतजार करिए, जयंत चौधरी भी साथ आएंगे और नीतीश कुमार भी अंकुर जी जवाब देना चाह रहे हैं, नायडू भी साथ आएंगे। अंकुर भाई कुछ बोल रहे हैं जी अंकुर जी। जी, कांग्रेस इस समय मन में लड्डू फूट रहे हैं, और अच्छी बात है, मन में लड्डू फूटने चाहिए। ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारे घर में जब विघटन होगा तब इनका घर बसेगा, इनको अपनी ताकत पे यकीन नहीं है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो आप देखिए, कांग्रेस आज भी, कांग्रेस जयंत जी को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं, कांग्रेस जनता दल को लेकर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी या मनस्थिति देखिए, ये आपको लेकर टिप्पणी एक बात और पूछना चाहता हूं अंकुर भाई, आप ही से पूछना चाहता हूं, ये जो 2 सीटें आरएलडी तो जीत गई है, लेकिन जो बीजेपी की सीटें हारी है, इन पर आरएलडी मंथन कर रही है कि नहीं कर रही है? मुजफ्फरनगर की सीट आपको क्या लगता है सर, क्यों हार गई बीजेपी? देखिए, बहुत आपके सम्मानित चैनल पर स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि प्रत्येक सीट पर और प्रत्येक राजनीतिक दल, ना केवल राष्ट्रीय लोकदल, ना केवल भाजपा, मुझे लगता है अपितु उत्तर प्रदेश के या भारत के जितने भी पंजीकृत या जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो प्रत्येक जीत हार के बाद हर सीट को लेकर मंथन करते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपके हिसाब से मुजफ्फरनगर में क्या हो गया? सर, मैं कहता रहा हूं, मुजफ्फरनगर में अगर हार हुई है तो वो आम जनमानस के समक्ष हुई है, और आम जनमानस का फैसला है। निश्चित रूप से हार हुई, हम लोग उस परिस्थितियों का आकलन करेंगे, और निश्चित रूप से आगे आप उसके उत्तरोत्तर परिणामों को आप देखिएगा, कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में आएंगे। हाँ। हम लोगों ने मेहनत की, लेकिन जनता के बीच में स्वीकार्य नहीं हो पाया, कुछ परिस्थितियों पर नहीं स्वीकार हो पाया। हाँ। तो जो कमियां रह गई, आगामी चुनाव में हम लोग उन कमियों का अध्ययन करते हुए अशोक तिवारी जी, अब मेरा सवाल सर ये है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है, एक अच्छे आंकड़े के साथ आपकी पार्टी बैठी है 37 सीटों के साथ, लेकिन चूंकि 62 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, मेरा सवाल तो ये था सर, कमी कहां रह गई? जी जी, देखिए, कमी तो नहीं रह गई, मैंने पूरी जनता का जवाब दिया है। आप आकलन करेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में हमें सर आंखों को बिठाया है, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पक्ष में मतदान हुआ है। अविरल जी की एक मदद कर दीजिए, कहीं कहीं हार हो गई है। अविरल जी की एक मदद करेंगे तिवारी जी? जी बताइए। इनकी एक मदद कर दीजिए, इनको जरा बताइए कि अयोध्या आप कैसे जीत गए और ये कैसे हार गए, वो रणनीति अगर आप लीक कर सकते हैं थोड़ी मदद हो जाएगी। जी जी, प्रभु श्री राम की नगरी है अयोध्या, जो प्रभु श्री राम पूरी दुनिया के आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन पर रिसर्च होता है, उन पर पूरी दुनिया नतमस्तक है। जिस प्रभु श्री राम को, उस प्रभु श्री राम को ये व्यापार कर रहे थे। हमारी आस्था और विश्वास है उनके ऊपर, हम उन पर अटूट विश्वास करते हैं और पूर्ण आस्था रखते हैं। ये हमारा विषय है, ये विश्वास कर दिया। अब अयोध्या की जनता, एक सवाल, एक और पूरी समय की कमी है। रतन भाई, अशोक जी, दोनों लोगों से एक एक करके बस हाया नाम में जवाब दीजिएगा। ये राहुल जी, अखिलेश जी, अब तो जाएंगे ना राम मंदिर? तो जीत गए, मतलब फिर तो सफल हो गए। जिस प्रकार से अयोध्या में सही इंडिया अलायंस के साथी सारे लोग जाएंगे, मिलकर जाइएगा, घर तोड़ दिए गए, उससे अयोध्या में आ रहे हैं। हाँ ठीक है। अविरल भाई, ये आपने सुन लिया होगा, मैंने आपकी मदद करवा दी अशोक जी से। अब आप मंथन करेंगे, थोड़ा मंथन इनका भी ले लीजिएगा कि उसमें क्या कारण रहे। एक फाइनल कमेंट करिए अविरल जी। ये देखिए, आप जीत गए, आपको मुबारक, आप सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आप मंथन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मंथन इस बात को लेकर ही, ये जो 5 साल जो है, ये कैसे पूरे 5 साल सरकार बनी रहे। दूसरा,
अगले चुनाव में जब आप जाएंगे और विधानसभा चुनाव भी है, तो ये जो लूप होल्स रहे आपकी ना रहे। अवरल भाई फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार पूरे 5 साल चलेगी, उसके साथ साथ हमारे पास पूर्ण बहुमत है। एनडीए की सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। जनता ने हमें जिताया है, जनता ने, वोटर्स ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है, इस बात को इन्हें समझना चाहिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से हमने विकास किया है, नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई मुहर नहीं लगी है, उन्हें बनारस की जनता ने नकारने का काम किया है। चलिए अब समय की कमी है और चूंकि कुछ तकनीकी खामी भी आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। अंकुर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन भाई बहुत बहुत शुक्रिया और अवरल मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि ढेर हुए दिग्गज, और ये तस्वीर जो है इन्हें लेकर कंफ्यूज मत होइए। दरअसल ये पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे, और अगर लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट ढेर हो गए तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी इनकी भी है। सवाल ये था कि आखिरकार मंथन कब होगा, और मंथन से अमृत निकले या विष, उसे लेगा कौन और कैसे। आज की चर्चा इतनी। निसाई के दोस्त तो सफेदे के दुश्मन, हमें आईना दिखाना दिखा देते हैं। नमस्ते।